नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, बांग्लादेश में आर्थिक संकट मंडरा रही है और लोगों को, जो आम जनता है, वहाँ की जो इंटरिम सरकार है, उनको दूसरी चीज़ों में उलझा के रखा हुआ है। ये जो जुलाई महीने से जो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया हुआ है, वो आज तक जारी है। तख्ता पलट हो गया है, शेख हसीना देश छोड़ के भाग गई हैं, मोहम्मद यूनिस इंतरिम सरकार के हेड बन गए हैं, लेकिन फिर भी उनके यहाँ प्रोटेस्ट्स के बाद प्रोटेस्ट्स चल ही रहा है। क्यों ध्यान भटका रहे हैं लोगों का, जो कि मूल जो कारण है, उनके जो कंगाली होने का जो कगार पे आके खड़ा हुआ है, उससे ध्यान भटकाने के लिए लोगों का वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि ना आज मैं बहुत सारी अलग विषय में बात करूंगा बांग्लादेश को लेके, जो कि आपके जानकारी के बाहर है। तो आखिर में जब आपने वीडियो देख लिया होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, आर्थिक संकट इतना बड़ा हो चुका है बांग्लादेश का, लेकिन नोबेल पीस लॉरेट मोहम्मद यूनिस, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, इतना नाम है दुनिया भर में उनका, लेकिन ये जो इकोनॉमिक संकट है उसके बारे में वो चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? लोगों के सामने वो ला क्यों नहीं रहे कि देखिए, हम ये इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हम करेंगे। एक कमीशन बिठा दिया, कोई एक इकोनॉमिक रिपोर्ट आ गया, बस उसको ठंडे बस्ते में डाल के अलमारी में रख दिया और कुछ नहीं करेंगे। देखिए, टाइम पास कर रहे हैं ये सारे लोग, जितने भी हैं टाइम पास कर रहे हैं। पावर में कितनी देर तक बने रहे, वही है। मैं जब आपका वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का रिपोर्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक का रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स जब मैं खंगाल रहा था, उसमें क्या दिखा? उसमें ये दिखा कि जुलाई से पहले बांग्लादेश का जो इकोनॉमी था बहुत स्टेबल था और सही चल रहा था। लेकिन इन्होंने जो तख्ता पलट कर दिया, उसके बाद ये सारे जो संस्था है, उन्होंने ये 4 महीनों में बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। इकोनॉमिकली, आर्थिक जो एंगल से बिल्कुल खत्म है बांग्लादेश। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने क्या कहा है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा है कि बांग्लादेश को जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो ग्रोथ का जो फोरकास्ट है 2025 के लिए, वो घट के 4.5% हो गया है। उसके पहले का जो उनका था, जुलाई से पहले उनका जो फोरकास्ट था, वो कितना था आपका था 5.8% था। तो भारत के बाद बांग्लादेश आ रहा था, लेकिन वो नहीं रहा। अभी वो घट के 4.5% हो गया है। उसी तरह से वर्ल्ड बैंक का जो फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर जो 25 के लिए, वो कितना है? सिर्फ 4%। तो पहले क्या था कि बांग्लादेश का जो फोरकास्ट था, वो भारत के बाद ही था। भारत 7.2 के आसपास था। अब क्या हुआ है? रैंकिंग में फेरबदल हो गया है। अभी जो है रैंकिंग में फेरबदल होके अभी आ गया है भारत। मैं साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा हूँ, साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ। भारत मेजर देश है, तो भारत का है 7.2। फिर आ रहा है भूटान, भूटान के बाद मालदीव्स, मालदीव्स के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान, उसके बाद श्रीलंका। तो ये सब कॉन्टिनेंट में ये हालत हो रहा है अभी बांग्लादेश का। कहाँ दूसरे नंबर पे था, कहाँ आके चौथे नंबर पे गिरा है, और पता नहीं। अगर इस तरह से चलता रहा, मैं आगे बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। क्योंकि अगर ये हरकतें चलती रही तो बांग्लादेश जो है बिल्कुल कंगाल के कगार में आके खड़ा हो जाएगा। बांग्लादेश का जो अभी आज की परिस्थिति है, हम अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की भी बात करें, तो बांग्लादेश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो 20 बिलियन डॉलर से भी कम है। ये मैं नहीं बोल रहा, उनका खुद का बांग्लादेश का बैंक बोल रहा है कि उनका जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है 18-19 बिलियन के बीच में है, जो कि बहुत ही कम है। मैं आपको बता दूं, उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कोविड के बाद भी इससे कई गुना ज़्यादा था, लेकिन अचानक से इतना घट जाना मतलब सही नहीं है सब कुछ बांग्लादेश के लिए। और मेन रीज़न क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेन रीज़न ये है कि बांग्लादेश में दोस्तों, एकदम फ्रैंक बात है, बांग्लादेश जो है एक ही चीज़ को एक्सपोर्ट करता है,
वो है गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ज़्यादातर जो है कम से कम 50% अगर हम देखें रेडीमेड गारमेंट्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है। रेडीमेड गारमेंट्स के बाद वो एक्सपोर्ट करते हैं फुटवेयर, जूते और चप्पलें। उसके बाद वो करते हैं मिसलेनियस टेक्सटाइल्स जो जैसे कि जूट और जूट रिलेटेड प्रोडक्ट्स। फिर कपड़े जो कि लोग पहनते हैं, शर्ट्स और दूसरे किस्म के कपड़े। उसके अलावा टोपी और दूसरे कई किस्म के जो टोपी, वो सारी चीज़ें मेनली बोल रहा हूँ मैं गारमेंट रिलेटेड जो चीज़ें हैं। तो इससे वो उनकी आमदनी कम से कम 80% होती। तो अगर मैं तुलना करूँ आपका जो पैसों के हिसाब से रेडीमेड गारमेंट से कम $30 बिलियन कमाते हैं। जूट और रिलेटेड प्रोडक्ट्स से $8 बिलियन कमाते हैं। जूते और चप्पल से $1.4 बिलियन कमाते हैं और दूसरे मिसलेनियस जो टेक्सटाइल है उनसे कम $1.2 बिलियन कमाते हैं। मैं ये सिर्फ मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ कि किससे कमाई होती। आज की तारीख में बांग्लादेश के गारमेंट इंडस्ट्री की हालत क्या है सबको पता है दोस्तों, सबको पता है कि क्या है। अब ये परिस्थिति कैसे हुई है? देखिए बांग्लादेश में जो है एक है बेक्सिमको ग्रुप, एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके पास 32 एंटिटीज है। उसके अंदर 165 कंपनियां चलती है। ये सारे बंद पड़े हैं। तो जो इम्पोर्टर्स जो आएंगे बांग्लादेश में वो कहाँ से लेंगे? उन्होंने तो ऑर्डर प्लेस किया होगा। अब ऑर्डर्स तो ये फुलफिल कर नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? ये कंपनियां बंद हैं। अब बांग्लादेश की सरकार क्या बोल रही है कि उसके मैनेजमेंट से ये जो है लेके वो बेच देंगे। भाई एक बना बनाया इंडस्ट्री, एक मैनेजमेंट था, वो सारे लोग जो है एक सेट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू काम कर रहे थे। तुम बेच दोगे कंपनियां? कोई 32 कंपनियां क्या एक आदमी खरीद सकता है? बांग्लादेश के भीतर खरीद सकता है? ना चला सकता है। ऊपर से ये वेजेस को लेके प्रॉब्लम है। तो ये है। और अगर देखा जाए बांग्लादेश में तो बेसिकली जो है अगर बांग्लादेश से जो इंपोर्ट करते हैं वो लोग बेसिकली कौन कौन से कहाँ बिकती हैं? अगर हम उनके इंपोर्टर्स की बात करें कपड़ों की, कौन कौन देश इंपोर्ट करते हैं? वो करते हैं यूएसए, जर्मनी, यूके, स्पेन और फ्रांस। बड़े इंपोर्टर्स जो है वहाँ से हैं। तो मैंने जैसे कहा भी है कि अमेरिका में वॉलमार्ट, फिर H&M, ये बांग्लादेश से मेड इन बांग्लादेश कपड़े वहाँ बिकते थे। अब ये हो गया बंद। तो जब ये हो गया बंद, ये मैं सिर्फ एक बेक्सिमको कंपनी का उदाहरण दे रहा हूँ। सैकड़ों कंपनियां बांग्लादेश में बंद हो गई हैं। एक्सपोर्ट बिल्कुल ठप पड़ गया है और कमाई एक्सपोर्ट से होती थी, सिर्फ रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से ही होती। और क्या है बनाती है बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट करेगा? कुछ नहीं बनाता है। तो ये माहौल है अभी। तो अब क्या हुआ है? अब दोस्तों ये ऐसी हालत हो गई है कि जो कंपनियां बांग्लादेश से खरीद रही थी जो कपड़े, वो अभी भारत के ओर अभी अपना जो है रुख बदल दिया है। उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है। बेसिकली सूरत और फिर पंजाब और साउथ इंडिया में तमिलनाडु और नोएडा, ये उत्तर प्रदेश में, ये 4 जो है हमारे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है। सूरत में कच्चा माल भी बनता है और रेडीमेड गारमेंट्स भी मैन्युफैक्चर होती है। क्यों ना? सूरत से जो है रॉ मटेरियल बांग्लादेश को जाता है, वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। तो सूरत से जाना भी बंद हो गया है। तो कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल जो है इंडिया में भरपूर पड़ा हुआ है। इंडस्ट्रीज जो इम्पोर्टर्स जो है उनको सिर्फ भारत पे ऑर्डर प्लेस करना है। मैन पावर की शॉर्टेज नहीं है यार, या मैन्युफैक्चरिंग का जो है जो टेक्सटाइल हब बिठाने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने में बैठ जाएगा भारत में। इस इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर इमीडिएटली वो डाइवर्ट भी कर देते हैं अपना जो है इंपोर्ट इंडिया, तो कम से कम सूरत में 15% की बढ़ोतरी हो जाएगी एक्सपोर्ट। उसके अलावा पंजाब में लुधियाना और फिर तमिलनाडु में कोयम्बटूर है और दूसरी जगह हैं, फिर उत्तर प्रदेश में नोएडा। यहाँ पे अगर डाइवर्ट हो जाता है, सारे इंपोर्ट्स अगर यहाँ से करेंगे तो बांग्लादेश का क्या बचेगा? बांग्लादेश वाज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट्स चाइना के बाद। तो इंडिया विल रिप्लेस बांग्लादेश इन दैट आल्सो। तो शेख हसीना ने जो बनाया था, एक लोगों को रोजगार का जरिया भी दिया था, अंतरिम सरकार ने उसको भी बंद कर दिया।
शेख हसीना करप्ट है, सब कुछ है भाई, डिक्टेटर है, जो भी बोलना है बोलो, लेकिन एक तो साधन दिया था रोजगार का। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कहा कि देखो शेख हसीना चोर है, उनकी फैमिली चोर है, ये चोर है, फलाना चोर है, वो है, भाई जो भी है, लेकिन उनके जो रोजमर्रा का जो आमदनी, जो इनकम है, उसके उस पे तो कुछ करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? सिर्फ भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, यही कर रहे हो, और तो कुछ है ही नहीं। तो उनको उसी में उलझा के रखे हो। मोहम्मद यूनुस साहब बहुत चालाक है। देखिए, ये प्रोटेस्ट करवाने में क्या होता है कि एनजीओस बहुत पैसे डालते हैं उसमें। जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, बहुत पैसे डालता है इसमें। अभी तो आया था ना वो, इंग्लैंड का एक फॉरेन मिनिस्टर था, वो कोई ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का हेड था, वो आया था ना अभी मिलने आपके यूनुस साहब से। क्या बात हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा। तो अब क्या है, एक्चुअली में क्या है, ये प्रोटेस्ट फंड वो करते हैं, तो प्रोटेस्ट जो लीड करते हैं उनके पास पैसा आता है, और ये जो प्रोटेस्ट लीड करते हैं वो लोगों को बोलते हैं चलो प्रोटेस्ट करेंगे, चलो प्रोटेस्ट करेंगे, और ये अपने काम दाम जोड़ के प्रोटेस्ट में लगे रहते हैं। तो इसी तरह से निकम्मा कर दिया है, ऑलरेडी निकम्मे थे लोग, अब और भी निकम्मा कर दिया है। किसने? मोहम्मद यूनुस की सरकार ने। तो ये बात हो गई। ऊपर से क्या है, ऊपर से वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस है, वो वहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं। एंटी इंडिया जो है सेंटिमेंट्स उनके अंदर, उनके दिमाग में बीज बो रहे हैं कि भारत सही नहीं है, भारत को बॉयकॉट करो, भारत का फलाना बॉयकॉट करो, ढिमका बॉयकॉट करो, ये करो, वो करो। तो ये एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का एक वो जॉइंट सेक्रेटरी जनरल है, उसका नाम है रूहुल कबीर रिजवी। पता नहीं ये क्या, कहाँ से पढ़ा लिखा है, कहाँ से पढ़ के आया है, क्या करता है, ये बड़ा ड्रामा करता है। अभी कल परसों की बात है, उसने क्या किया, उसने एक जयपुरी बेडशीट को लेके आया वो, और फिर उसको नीचे फेंक दिया, बोला ये भारत का है, ये जयपुर टेक्सटाइल है, इसको बॉयकॉट करना चाहिए, हर सामान को भारत का बॉयकॉट करना चाहिए, ये करना चाहिए। फिर लोगों ने उस पर आग लगाया। एक ही बेडशीट, अगर आगे लगानी थी तो पूरा एक गोडाउन से कपड़े लाके फिर जमा करके आग लगाते ना। इसने पढ़ा होगा ना, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था, फिर बॉनफायर हुआ था ना, अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार हुआ था, जलाया गया था, बॉयकॉट इंडियन गुड्स। अपने आप को कोई महात्मा गांधी का बराबर समझ रहा होगा। ऐसे लोग बहुत हैं नमूने, तो एक नमूना ये है। तो इसने भड़काया। फिर अभी उनका एक जो एडवाइज़र है वो क्या बोल रहा है कि नहीं, हम पॉलिटिकल इससे हम भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम भारत से चावल खरीदेंगे। भाई अगर चावल नहीं खरीदोगे भारत से तो खाओगे क्या? सबसे चीपेस्ट अगर चावल कहीं से खरीद सकते वो भारत है। कुछ भी सामान खरीदोगे वो सबसे नियरेस्ट है और सबसे चीपेस्ट है और सबसे जल्द पहुंचेगा वो भारत है। अभी भारत में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है आलू और प्याज के, अभी खरीदेगा जाके पाकिस्तान से, टर्की से, चाइना से खरीदो जाके, बहुत सस्ते में मिलेगा तुम लोगों को। अंडे चाहिए ना, अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है अंडों का। अगर कल को भारत बोलेगा कि हम चावल बंद कर देंगे, नहीं देंगे, जाओ चाइना से लाओ, जाओ पाकिस्तान से लाओ, अंडे बंद कर देंगे, पोल्ट्री अपना खुद बनाओ खाओ। चर्बी बहुत चढ़ गई है इनकी, ये जितने भी पॉलिटिशियंस है बहुत चर्बी चढ़ी है। एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को लेके तुम राजनीति कर सकते हो, करो, लेकिन क्या होगा अल्टीमेटली? पाकिस्तान का हश्र देखा है ना, जिस दिन से बंद कर दिया भारत ने खरीदना, क्या हालत हो गया है उसका। कहाँ बेचेगा? रशिया खरीद रहा है। अरे रशिया भी खरीदेगा, कितना दूर है रशिया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कितना है, वो कितना खरीदेगा रशिया तुमसे, वो भी कितने दिन खरीदेगा, और भी ऑल्टरनेटिव्स निकल आएंगे। तो ये माहौल है। और एक चीज़ मैं हाल फिलहाल में ये पढ़ रहा था, देखिए बांग्लादेश जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आंखें दिखा रहा है भारत को। अभी हम लोगों का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट के रीजन, बैंडविड्थ जो है वो बांग्लादेश होकर जाएगी, क्योंकि ना हमको नज़दीक पड़ेगा, अगर ऐसे घूम के जाएगा तो बहुत दूर पड़ेगा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि हम नहीं देंगे बैंडविड्थ, हम बांग्लादेश के भीतर से नहीं जाने देंगे। नहीं दोगे, अच्छी बात है। कल को भारत बोलेगा कि तुम नेपाल से बिजली खरीद रहे हो, भारत के थ्रू जा रहा है, ग्रिड बंद कर देंगे, जाओ भाड़ में। कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन करा नहीं है। ये बचकानी हरकतें जो है ना, ये मोहम्मद यूनुस को शोभा नहीं देता है। 84 साल के बुजुर्ग है, इसलिए हम लिहाज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं जो भी चाहे वही कुछ कर सकते हैं वो। आपके देश में ना, आपके जो यंगर जनरेशन है वो
बुजुर्गों का लिहाज नहीं करते हैं, लेकिन हमारे देश में तो करते हैं। वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी रिस्पेक्ट आवर सीनियर्स, दैट्स व्हाट वी आर टॉट एंड इम्बाइब्ड। आई डोंट नो व्हाट्स बीइंग टॉट देयर। एकदम मूर्खों का देश लग रहा है अभी। अभी अंधों में काना राजा जिसे बोलते हैं वही फिट बैठता है। क्या बोले, ये है अभी बांग्लादेश। क्या है अभी देखिए, पाकिस्तान से मिलने के बाद अभी बहुत उछल रहा है। अभी हुआ क्या है, अभी किसके लिए वो स्पाइंग करने की कोशिश कर रहा था पता नहीं, वो अपने फिशिंग ट्रॉलर्स जो है म्यांमार की ओर भेजा था अक्टूबर के महीने में। वहाँ पे उनका रेबल ग्रुप जो है उस रीजन में वो ऑपरेट करते हैं, तो मार दी गोली, एक मर गया मछुआरा, भाग के आ गए वापस। किसके लिए इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे पता नहीं। तो जब वो बंद हो गया तब चिटागोंग पोर्ट से भारत की ओर दो ट्रॉलर आए थे भारत के। ये 2-3 दिन की पहले की बात है। भारत के समुंदर के इलाकों में घुसा हुआ था वो। हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड जो है बहुत चौकन्ने रहती है। पकड़ लिया, दोनों को सीज कर लिया। उड़ीसा कोस्ट के पास था, पारादीप करके एक पोर्ट है हमारा, वहाँ लेके आ गए हैं। 2 ट्रॉलर्स में से एक से शायद 41, दूसरे से 37 मछुआरे पकड़े गए। मछुआरे हैं कि इन्फिल्ट्रेटर्स हैं कि टेरर आउटफिट्स हैं, हमें नहीं पता, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। तो वो बताते हैं कि 180 टन का कोई मछली वो उन्होंने पकड़ा हुआ था इंडियन वाटर्स से, विच इज़ अगेन इलीगल फिशिंग। जो भी वो जेल जाएंगे। तो ये हालत है। बांग्लादेश जो है अभी इन सारी हरकतों में उतर आया है। अभी यही सारी हरकतें वो कर रहा है। भारत के साथ पंगे लेना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, समझ के रखना भाई। क्या कहा था 2 दिन में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हाँ आर्मी के कुछ बोल रहे थे 5100 अगर सोल्जर्स आ जाएंगे तो कैप्चर कर लाएंगे। ममता बनर्जी ने क्या कहा था, हम क्या लॉलीपॉप चूसते रहेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे। बहुत सारी बातें बता सकते हैं लेकिन बताने नहीं चाहते हैं, क्योंकि ना देखिए ये एक्चुअली में ना इनको वो आरएसएस के एक अभी उनके यहाँ मीडिया सेल के हेड हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर बातचीत से समाधान नहीं होता है तो क्या है, हमें दूसरा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ये एक इशारा है उनका। आरएसएस इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द डे इन इंडिया। और अभी विक्रम मिश्री साहब फॉरेन सेक्रेटरी गए थे, बातचीत करा उन्होंने कहा भी कि देखो माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार बंद करो। फिर क्या हुआ, अब देखिए एक दिन वो आए हैं, इमीडिएटली उनके पास अभी लिस्ट बन गया है। 88 इंसिडेंट्स हुए हैं माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक्स, उसमें 70 लोग अरेस्ट भी हुए हैं। मतलब 2088 का नंबर है अटैक्स, छोटे बड़े अटैक्स हुए हैं हिंदुओं के ऊपर। किसी भी तरह 88 का उन्होंने केस लगाया है और अरेस्ट दिखाए हैं, और 2000 कहीं और गायब हो गए हैं केसेस। ये माहौल है अभी बांग्लादेश के भीतर। और एक मज़ेदार बात आपको बात बताऊँ, ये जो रूहुल कबीर रिजवी जो है बांग्लादेश का, वो जो मैं बोल रहा था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का, उसने क्या कहा पता है आपको, कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है लेकिन दूसरे देशों में डेमोक्रेसी नहीं चाहता है। दूसरे देश मतलब भूटान में डेमोक्रेसी नहीं चाहता है, नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं चाहता है, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नहीं चाहता है। भाई अपने गैरेबान में जाए। इसने, मुझे लगता है ये आदमी पागल है, उसने शायद अपना हिस्ट्री नहीं पढ़ा है। बांग्लादेश का अगर वो हिस्ट्री पढ़ता तो उसको पता चल जाता है वो खुद दुश्मन है अपने देश के डेमोक्रेसी के। उसको नहीं पता है क्या शेख मुजीबुर रहमान को कैसे मारा था और तख्ता पलट किया था, आर्मी ने किया था कि नहीं किया था। खुद ही वो लोग डिक्टेटरशिप को फॉलो करते हैं। अभी क्या है, अब मोहम्मद यूनिस इज सिटिंग लाइक अ डिक्टेटर एंड ही इज कॉलिंग द शॉट्स एंड ही इज एग्रीइंग टू हिज टर्म्स। क्योंकि ना वो तारिक रहमान जो है, जियाउर रहमान का बेटा, उसके नाम से 2-3 केसेस वापस ले लिया है, तो खुश हो गया। बोला हाँ तारिक रहमान का केस वापस हो गया, वो आ जाएगा, हमारा लीडर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। कुछ नहीं बनेगा, घंटा बनेगा, वो कुछ नहीं बन सकता वो। क्योंकि ना ये मोहम्मद यूनिस जाने वाला नहीं है, और अगर जाता भी है तो वो अपना रिप्लेसमेंट बिठा के जाएगा। तुमको बेवकूफ़ बना रहा है वो। और भारत इज द कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी, इतना मान के चलना। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड। लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ है भारत के भीतर। बांग्लादेश के जैसे अराजकता नहीं है। कोई भी किसी का भी गला काट के भाग जाता है, हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हो। अभी मोहम्मद यूनिस ने क्या कहा कि यूरोपियन यूनियन के सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है यहाँ पे अपना वीज़ा ऑफिसर्स बनाओ, क्योंकि ना
भारत हमारे लड़कों को वीज़ा नहीं दे रहा है, तो हम यूरोपियन यूनियन के लिए हमें वीज़ा लेने की बहुत दिक्कत हो रही है। मोहम्मद यूनुस साहब, आपके देश में कितने पढ़े लिखे हैं जो कि यूरोपियन यूनियन पढ़ने जाएंगे? हर साल लाखों करोड़ों अपना ऑफिस खोलेंगे, अपना स्टाफ रखेंगे, खर्चे बढ़ाएंगे वो लोग। जाओ वियतनाम जाओ, इंडोनेशिया जाओ, मलेशिया जाओ, वहाँ से वीज़ा लेना, बहुत नज़दीक है वहाँ। और यूरोपियन यूनियन का एम्बेसडर वो क्या कर रहा है? जुलाई रेवोल्यूशन के तस्वीरें एग्जीबिशन कर रहा है, उन्मोचन कर रहा है। दे आर द फर्स्ट ग्रेट हिपोक्रिट्स, ये यूरोपियन यूनियन। तो ये माहौल है। और ये अभी जो मैंने कहा है, ये जो जितनी एंटी इंडिया हरकतें वो कर रहे हैं, इससे क्या होगा? कल को अगर बड़ा हरकत इंडिया करता है, कल से सारे इंडिया से एक्सपोर्ट्स बंद बांग्लादेश को, खाने को लाले पड़ जाएंगे, कंगाल होकर सड़कों पे घूमेंगे, भीख मांगेंगे, पाकिस्तान से भी बदतर हालत हो जाएगा, मान के चलिए। तो ये जो कर रहे हैं ना, ये लोग अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, देर शाना बोलते हैं ना ये लोग। तो यही हालत है। ये अभी जो है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ज़्यादा ये उछल कूद मचाएंगे तो इनका हालत बहुत ख़राब हो जाएगा। अभी पता नहीं है, गवर्नमेंट में कुछ बातें हो रही हैं, इट्स कॉरिडोर्स में कुछ बातें अभी निकल के आई हैं, पावर कॉरिडोर्स में बांग्लादेश के ऊपर एक्शन होने वाला है। 2-3 ऑप्शंस पे विचार हो रही है, एक इकोनॉमिक है, एक मिलिट्री है और एक है ग्लोबल। ये तीनों में से अभी मोस्ट लाइकली दे विल वेट फॉर द थर्ड ऑप्शन, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जो कुछ हो सकता है। और इस बीच अगर ज़्यादा कुछ हरकत करेगा बांग्लादेश, तो जो है एक ऑप्शन वो है, दैट मे बी यूज्ड ऑन बांग्लादेश। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।